नमस्कार साथियों, जग्गू का जीके हब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सवाई सिंह सर के द्वारा जो ये चैनल बनाया गया है, जिसके तहत सभी विद्यार्थियों को एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी और सभी का मतलब भला होगा। एक क्वालिटी की बात करते हैं तो सवाई जी सर का पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में नाम है। तो इसके तहत सवाई जी सर ने हमारे लिए जो रीट है उसके सिलेबस के आधार पे यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले आप जग्गू का जीके हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें सबसे ज़्यादा। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा अपने जो रीट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के तहत जो 30 अंक का लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा का चयन किया जाता है, उसके सिलेबस के ऊपर मैं चर्चा करूँगा। तो रीट के सिलेबस में जो अपना 30 नंबर का जो संस्कृत भाषा चुनते हैं भाषा के रूप में, उसमें जो 30 नंबर का जो यहाँ पे जो मैटर है, उसका जो सिलेबस है, उसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूँगा कि जो अपना रीट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के तहत जो अपन सबसे ज़्यादा स्कोर अपन चुनते हैं, सबसे ज़्यादा स्कोर अपन करते हैं, जिसके तहत जो चयन का आधार होता है, उसमें जो अपना संस्कृत भाषा है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। संस्कृत भाषा बिल्कुल सिंपल है, इसको अपन बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, समझाएंगे और कोशिश करेंगे आपको बहुत सिंपल तरीके से पेश करने की मैं कोशिश करूंगा। तो अपन जो संस्कृत भाषा है उसके सिलेबस के ऊपर मैं आज केवल मात्र चर्चा करूंगा, ठीक है। देखिए साथियों, जो अपना संस्कृत भाषा जो अपने रीट में है, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 30 प्रश्न आएंगे और 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। कितने होंगे? 30 अंकों के। इसकी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो सिलेबस के जो हर टॉपिक है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, जो अपना रीट का जो संस्कृत का भाषा के रूप में जो सिलेबस है, उस जो संस्कृत भाषा का सिलेबस है उसके 2 पार्ट है। कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। पहला पार्ट है व्याकरण भाग, व्याकरण भाग, और दूसरा भाग है शिक्षण विधि। पहला है व्याकरण भाग और दूसरा है शिक्षण विधि भाग। जो 30 अंकों का जो ये अपना जो मैटर है, इसके अंदर लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं अपने व्याकरण के। 18 से 20 आते हैं व्याकरण के और 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं अपने शिक्षण विधियों के। दोनों को मिला के इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 30 और जो होंगे 30 अंकों के। इसकी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो अपना संस्कृत का जो सिलेबस है भाषा का, इस सिलेबस को सबसे पहले समझना चाहिए कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, इसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं सबसे पहले संधि पढ़ा दिया, कारक पढ़ा दिया, समास पढ़ा दिया। इस तरीके से अपन पढ़ते हैं तो क्या है कि अपने समझ में नहीं आता है। और यदि इसको समझ के तरीके से पढ़ते हैं तो ये आसानी से सिंपल में जो पहली बार संस्कृत पढ़ता है उसके भी समझ में आ जाती है। देखिए साथियों, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा व्याकरण भाग की और शिक्षण विधि भाग की। 2 भाग है इसमें। देखो, व्याकरण भाग में अपन को पढ़ना कैसे है, यानी जो 18-20 क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे अपन को पढ़ना है, कैसे अपन को समझना है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय में सबसे पहले बात आती है त्रिमुनि की। त्रिमुनि, यहाँ पे सामान्य परिचय में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का सामान्य परिचय पढ़ा जाता है। अपने जो संस्कृत का सिलेबस है, इस सिलेबस में कहीं भी सामान्य परिचय के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से हर बार जो पेपर अपन देखते हैं उसमें 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन को सामान्य परिचय पढ़ना चाहिए और सामान्य परिचय में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि का जो परिचय पढ़ना चाहिए। इस परिचय में जैसे मान लो पाणिनि है, पाणिनि की जो रचना है उसका परिचय, उसकी रचना के बारे में, उसके कर्तृत्व के बारे में, उसका सामान्य जो परिचय उसके बारे में अपन को समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। फिर पाणिनि के बाद में जो कात्यायन है, कात्यायन की रचना के बारे में, उसका व्यक्तित्व और कर्तृत्व है। और इसके बाद में जो पतंजलि है, पतंजलि का जैसे उसकी रचना है, उसका जो महाभाष्य है उसके बारे में अपन को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। यहाँ से हर बार नॉर्मल
दो क्वेश्चन आते हैं जो यहां से आएंगे। सामान्य परिचय के बाद में बात करता हूं मैं यहां पे, देखो अपने दे रखा वर्णमाला, वर्णमाला, और वर्णमाला में अपने दे रखा है स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला दे रखी है, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दे रखे हैं, तो स्वर और व्यंजन के बारे में जानेंगे, पूरी वर्णमाला के बारे में जानेंगे। यहाँ पे स्वर और व्यंजन, स्वर स्वरों के भेद, व्यंजन व्यंजनों के भेद, ये अपने इसे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद में अपने आता है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या आता है? उच्चारण स्थान। यहां से उच्चारण स्थान से भी हर बार एक क्वेश्चन आता है कि किसका उच्चारण स्थान क्या है ये, और यहां से वर्णमाला से हर बार एक क्वेश्चन आता है, फिक्स एक है। इसके बाद में अपन करेंगे यत्न। यत्न, जिस प्रकार प्रत्येक स्वर और व्यंजन के अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक स्वर और व्यंजन के आभ्यंतर और बाह्य यत्न होते हैं, वो पढ़ेंगे यहां से, और यहां से भी हर बार एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण, संज्ञा प्रकरण, इस संज्ञा प्रकरण से हर बार अपने यहां से एक क्वेश्चन आता है। कहीं सिलेबस में इसका नाम निशान नहीं है कि संज्ञा प्रकरण है, लेकिन हर बार यहां से एक क्वेश्चन आता है। जैसे एक बार पूछा कि तस्य लोप है पूछा, एक बार पूछा एदर्शनम लोप है पूछा, तो यहां से हर बार क्वेश्चन आता है कि पद संज्ञा क्या होती है, संयुक्त संज्ञा क्या होती है, ये पद संज्ञा क्या होती है, वो सारे यहां से आएंगे संज्ञा प्रकरण से। तो जो अपना सिलेबस है उसका एक भाग तो हो गया ये वाला सामान्य परिचय, वर्णमाला, उच्चारण स्थान, यत्न और संज्ञा प्रकरण। अब इसके बाद में जो दूसरा भाग है, उस दूसरे भाग की मैं बात करूं तो दूसरे भाग में यहां दे रखा है, देखो यानी अपन को इस तरीके से पढ़ना है, ये नहीं कि सीधा पहले शब्द रूप पढ़े धातु रूप पढ़े, नहीं, पहले अपन को सामान्य परिचय पढ़ना है, वर्णमाला पढ़नी है, स्वर और व्यंजन आगे वो पढ़ने हैं, उच्चारण स्थान पढ़ने हैं, यत्न पढ़ने हैं और संज्ञा प्रकरण पढ़ना है। इसके बाद में मैं पढ़ूंगा यहाँ पे मैं अपन बताएंगे शब्द रूप, शब्द रूप। इसके बाद में आएगा धातु रूप, धातु रूप के बाद में आएगा यहाँ पे आपका लकार, लकार के बाद में यहां पे आएगा सर्वनाम, और सर्वनाम के बाद में यहां पे आएगा आपका लिंग, और आएगा यहां पे वचन। ये चीजें देखो, अपना एक सेगमेंट तो ये हुआ कि सामान्य परिचय है, वर्णमाला है, स्वर व्यंजन आ गए, उच्चारण स्थान आ गया, यत्न आ गया और संज्ञा प्रकरण आ गई। सब टॉपिक से, यानी एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा सभी जगह से। फिर यहाँ पे शब्द रूप है, धातु रूप है, लकार है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन है। ये जो अपनी जो पंक्ति है, यहाँ पे शब्द रूप दे रखा है, धातु रूप दे रखा है, ये पंक्ति है, ये अपने जो संस्कृत का जो सिलेबस है, जो सीखने का जो है सबसे मूल मंत्र यही है। यदि अपन को शब्द रूप का ज्ञान हो गया, धातु रूप का ज्ञान हो गया, लकार का ज्ञान हो गया, सर्वनाम का ज्ञान हो गया, लिंग का ज्ञान हो गया, वचन का ज्ञान हो गया, तो अपन को संस्कृत पढ़ने में और समझने में कहीं भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो संस्कृत को सिंपल और सरल बनाने के लिए सबसे पहले अपन को समझना होगा शब्द रूप, धातु रूप, लकार, सर्वनाम, लिंग, वचन, क्योंकि इन चीजों के बाद में ही अपन को प्रत्येक चीज को पढ़ना है। जब तक ये चीजें नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपको ना तो आपके आगे संधि है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, कारक है, अव्यय है, जो भी है वो समझ में नहीं आएगा ना। जैसे मान लो कि शुद्ध अशुद्ध की बात करते हैं, वो भी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले इसको अपन को समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बात करते हैं शब्द रूप की। अब देखो अपने यहाँ पे संस्कृत में शब्द रूप की बात करते हैं तो शब्द यहाँ पे अपने 3 प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है, नपुंसकलिंग का है। जैसे मान लो शब्द रूप में अपन बात करते हैं एकारांत की, आकारांत की, इकारांत की, उकारांत की, ऋकारांत की, ऐसी बात करते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे जो शब्द रूप है इसमें स्त्रीलिंग का होगा, पुल्लिंग का होगा, नपुंसकलिंग का होगा। अब प्रत्येक जो शब्द रूप है, प्रत्येक शब्द रूप है तीनों वचनों और 7 विभक्तियों में चलेगा। क्या? तीनों वचनों और 7 विभक्तियों में चलेगा, क्योंकि जो अपन आगे चल के कारक पढ़ेंगे, जो आगे चल के अपन कारक पढ़ेंगे, उन कारकों में जो विभक्तियां आएगी वो विभक्तियां आएगी शब्द रूपों की। यदि अपन को शब्द रूप याद नहीं है तो कारक नहीं पढ़ सकते हैं, उसका संस्कृत में जो उसका जो अनुवाद है वो नहीं कर सकते हैं, हिंदी उसका ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, संस्कृत में उसको पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं।
तो सबसे पहले अपन को शब्द रूप पढ़ना होगा। और यहाँ पे जैसे मान लो राम शब्द है एकारांत है पुल्लिंग का है, हरि शब्द है इकारांत है पुल्लिंग का है, रसोई इकारांत का है। इस तरीके से यहाँ पर अपन को समझना है। जिस प्रकार से अपन शब्द रूप पढ़ते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे संस्कृत में है अपने सर्वनाम, कि ये जैसे संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले को बोलते हैं सर्वनाम। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोला राम, अब राम क्या है? एक संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। राम है, मैंने बोला राम संज्ञा है, तो इस राम का अपन को यहाँ पे सर्वनाम लेना है। तो राम की जगह अपन सर्वनाम का प्रयोग करेंगे सह। क्या करेंगे? सह। और सह का अर्थ हो गया वह। एक तो मैंने राम बोला और एक राम की जगह मैंने सह का प्रयोग कर दिया, बात एक ही है। यहाँ पे संज्ञा थी, यहाँ पे उसकी जगह मैंने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। तो जिस प्रकार प्रत्येक शब्द रूप तीनों वचनों और सातों विभक्तियों में चलता है, उसी प्रकार संस्कृत में प्रत्येक सर्वनाम तीनों वचनों और सातों विभक्तियों में चलेगा। जैसे अपन राम शब्द को लेते हैं, राम शब्द चलेगा। जैसे मान लो राम है, रामौ, रामा प्रथमा, उसी की जगह राम की जगह मैं सर्वनाम का प्रयोग कर रहा हूं, तो सर्वनाम में यहाँ पे इसका रूप चलेगा सह तौ ते, यानी राम है, रामौ, रामा, एक राम, दो राम, तीन राम। ठीक है, सह तौ ते, वह, वे दोनों, वे सब। इस तरीके से यहाँ पे चलेंगे। जैसे शब्द रूप चलेंगे वैसे सर्वनाम चलेंगे, यानी इनका भी ज्ञान अपन को इसके माध्यम से हो जाएगा। इसके बाद में बात करता हूं मैं धातु रूप की। किसकी बात करता हूं मैं? धातु रूप की। अब यहाँ पे देखो धातुएं पढ़ते हैं अपन संस्कृत में। सामान्यतः धातु दो प्रकार की होती है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। और यहाँ पे इसी में पढ़ते हैं उभयपदी, यानी कुछ धातु उभयपदी भी होती है, जो परस्मय पद में भी चलती है, आत्मनेय पद में भी चलती है। और कुछ धातु ऐसी होती है जो परस्मय पद में भी चलती है और आत्मनेय पद में भी चलती है। ऐसे धातुओं को बोलते हैं उभयपदी। क्या बोलते हैं? उभयपदी। अभी यहाँ पे जैसे अपन धातु रूप की बात कर रहे हैं, धातु रूप की बात कर रहे हैं, धातु का मतलब हो गया क्रिया। क्या हो गया? क्रिया। यहाँ पे अपन कर्ता की बात कर रहे थे, यहाँ पे अपन क्रिया की बात कर रहे हैं। क्रिया के रूप में यहाँ पे अपने हैं धातु रूप। अब जैसे मान लो एक ही धातु देखते हैं अपन पठ धातु, और पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना क्रिया है। तो पठ धातु चलेगी कैसे? तो इसके लिए होगा कि पठ धातु वही तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों वचनों और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों, अर्थात प्रत्येक धातु तीनों वचनों, तीनों पुरुषों में अलग अलग चलेगी। अभी यहाँ पे जो अपन पुरुष की बात कर रहे हैं, जो पुरुष की बात कर रहे हैं, तो पुरुष की बात आएगी अपने यहाँ पे सर्वनाम में। किसमें आएगी? सर्वनाम में। पुरुष अपने तीन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। क्या होता है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहां पे देखो उत्तम पुरुष में क्या आएगा? उत्तम पुरुष में आएगा कि युष्मद शब्द का प्रथमा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्या? युष्मद शब्द का प्रथमा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखो अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम, ये अस्मद शब्द का प्रथमा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। यानी मैं, हम दोनों, हम सब, ये उत्तम पुरुष के करता है। क्या है? उत्तम पुरुष के करता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये उत्तम पुरुष के करता हो गए। इसको बोलते हैं अपन उत्तम पुरुष के करता। उत्तम पुरुष करता। और इसके बाद में देखो यहां पे आता है युष्मद शब्द। युष्मद शब्द आता है ना, युष्मद शब्द का होगा प्रथमा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और वहां पे होगा तुवम, युवाम, यूयम। ये हो गया मध्यम पुरुष। ये हो गया मध्यम पुरुष। क्या हो गया? मध्यम पुरुष। अब देखो मध्यम पुरुष में क्या आएगा? तुवम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में आएगा अहम, आवाम, वयम। अब इसके बाद में जो बच गया, जो बच गया वो हो जाएंगे सारे प्रथम पुरुष के कर्ता। कौन से हो जाएंगे? प्रथम पुरुष के कर्ता। और उसमें आ जाएगा देखो सह, तौ, ते, सह, तौ, ते, ये आ जाएंगे प्रथम पुरुष में। यानी जैसे किसी का नाम भी आ जाएगा, राम है, रामौ, रामहा, ये इसमें आ जाएंगे। राम है, रामौ, रामा, ये आ जाएंगे प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो मैंने बताया था कि प्रत्येक जो धातु रूप है वो चलेगा तीनों वचनों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन
और तीनों पुरुषों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं बोलूंगा राम पढ़ता है। अब राम पढ़ता है तो राम तो करता हो गया, ठीक है, लेकिन मैं उसके साथ में क्रिया कैसे लगाऊं? प्रथम पुरुष के लगाऊं, मध्यम पुरुष के लगाऊं, उत्तम पुरुष के लगाऊं, वचन कैसा लगाऊं? राम एक हो गया तो पक्का है कि एक वचन की क्रिया आएगी। लेकिन यहाँ पे उसके साथ में पुरुष का क्रिया कौन से पुरुष की लगानी है अपन की? जैसे मान लो यहाँ पे अहम की बात कर रहा हूं मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, क्योंकि अहम है जो उत्तम पुरुष का है, तो अपन को उत्तम पुरुष के साथ में क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की ही लानी है। यह है इसका। यदि मैं अहम के साथ में पठती लगा दूं तो यह गलत है, क्योंकि अहम तो है उत्तम पुरुष का और वह है प्रथम पुरुष की, तो यह गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन को समझना चाहिए। अब इसके बाद में वैसे सारे अपनी धातु चलेगी, तीनों वचनों, तीनों पुरुषों और 10 लकारों में अलग अलग। तो अपने लकार यहाँ पे सामान्यतः अपने जो रीट का सिलेबस है उसमें 5 लकार है, लट है, लोट है, लंग है, विधिलिंग है और लिटकार है। तो ये अपन 5 लकारों की बात करेंगे कि 5 लकारों में प्रत्येक धातु तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में अलग अलग चलेगी। यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कर्ता के रूप में, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं क्रिया के रूप में। और लकार की जो यहाँ पे बात आती है सिलेबस में, वो लकार की बात यही धातु रूप वाली आती है कि जो धातु रूपों में जो लकार होगा, लट लकार है, लोट लकार है, जो सारे लकारों की बात करेगा वो यहाँ पे बात आ जाएगी। इसकी सर्वनाम की बात आ गई, वो जैसे शब्द रूप चलेंगे अपने वैसे सर्वनाम चलेंगे अपने। अब यहाँ पे देखो लिंग की बात कर रहा है, अब लिंग कौन से आएंगे? लिंग का निर्धारण तो यही हो जाएगा शब्द रूपों में, कि जैसे मान लो स्त्रीलिंग का है, पुरलिंग का है, नपुंसकलिंग का है। जैसे मैं राम बोलूंगा, राम एकारांत पुरलिंग का है। हरि रस्व इकारांत पुरलिंग का है। मैं बोलूंगा रमा है, आकारांत है, स्त्रीलिंग का है। तो यहाँ पे अपन को इसका लिंग का ज्ञान हो जाएगा। अपन को लिंग का ज्ञान हो गया, यहाँ पे शब्द रूपों का ज्ञान हो गया, धातु रूपों का ज्ञान हो गया, लकार का ज्ञान हो गया, सर्वनाम का ज्ञान हो गया। यहाँ पे फिर वचनों की बात कर रहा हूं, वही वचन इसमें आएंगे, क्योंकि वचनों की बात जो करेगा यहाँ पे करेगा शब्द रूपों में, धातु रूपों में। अब वचन देखो शब्द रूपों में भी चलेंगे, धातु रूपों में चलेगा, वही वचनों की बात यहाँ से आएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, सर्वनाम इसमें कौन सी विभक्ति है, तो सारी बात यहीं से करेगा वो, बिल्कुल ठीक है। अब जो अगली पंक्ति के रूप में अपन पढ़ते हैं सिलेबस के रूप में, वो अगली पंक्ति आती है अपनी। अब देखो यहां से पढ़ेंगे अपन संधि। संधि, समास, कारक विभक्ति, प्रत्यय, ये चीज अपन पढ़ेंगे यहाँ पे। ये अपने जो संस्कृत का सिलेबस है उसके बड़े टॉपिक ये हैं, संधि है, समास है, कारक है, कारक विभक्ति है, प्रत्यय, ये चीज पढ़ेंगे अपने यहाँ पे। देखो इस तरीके से पढ़ना, अपन को सामान्य परिचय से स्टार्ट करना है। यदि इस तरीके से अपन पढ़ते जाएंगे, इस तरीके से अपन पढ़ते जाएंगे तो अपने सब चीज आसानी से समझ में आती जाएगी। यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो अब शब्द रूपों की, धातु रूपों की ये बात हो गई अपनी, क्योंकि इससे समझने से अपन को थोड़ा बहुत ये हो जाएगा संस्कृत कुछ आने लग गई है। संधि, समास, कारक विभक्ति और प्रत्यय की बात हो गई। अब इसके बाद में देखो, इसके बाद में फिर बात आती है अपने जो सिलेबस है उसकी अगली बात आती है, यहां पे आएगा विशेषण, विशेषण, विशेष्य, विशेषण, विशेष्य। यहां से भी हर बार एक प्रश्न आता है, यहां से भी हर बार एक प्रश्न आता है, विशेषण और विशेष्य। इसके बाद में अपन देखेंगे, देखो अव्यय, इसके बाद में देखेंगे अपन उपसर्ग, अव्यय और उपसर्ग। इसके बाद में देखेंगे अपन छंद, अव्यय, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, उपसर्ग और छंद देखेंगे। क्योंकि देखो ये चीजें पढ़ने के बाद में अपन को पढ़ना पड़ता है फिर विशेषण, विशेष्य, ये नहीं अव्यय, उपसर्ग, विशेषण, विशेष्य पहले पढ़ लिए, नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे संधि की बात हो गई, इसमें असंधि है, अलसंधि है, विसर्ग संधि है, तीनों संधियों की बात करेंगे। यहाँ पे कारक है, कारक में अपन वही कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, संबंध कारक, इसकी बातें करेंगे। यहाँ पे प्रत्यय की बात कर लेंगे अपन। और इसके बाद में देखो जो समास है, इस समास में जैसे मान लो अविभाव समास है, अविभाव समास है, अविभाव समास के सारे उदाहरण अव्यय होंगे।
तो अपन अव्यय की बात पहले यहाँ पे कर लेंगे समासों में कुछ, तो इसलिए अव्यय यहाँ पे आसानी समझ में आएगा। इसके बाद में फिर अपन चले जाएंगे, जैसे मान लो कि उसमें व्यतिहार भवरे में चले जाएंगे, वहां पे उसके कुछ उदाहरण अव्यय होंगे, वो बात आ जाएगी, अव्यय कुछ यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में कारकों की बात करते हैं अपन, जो यहाँ पे अव्यय बाद में पढ़ेंगे, ये अव्यय कुछ अव्यय तो अपन कारकों में ही पढ़ लेंगे। कारकों में जैसे मैं बात करूं कि जैसे मान लो कि अभितय, परितय, समया, निक्षा, प्रतियोगे, अपि द्वितीया, ये अव्यय हैं, तो कुछ तो अपन द्वितीय विभक्ति में अव्यय पढ़ेंगे, कुछ अपन तृतीया में पढ़ेंगे, जैसे मान लो सह, साकम, सार्धम है, ये अपन इसमें पढ़ेंगे। और कुछ अव्यय पढ़ेंगे अपन चतुर्थी विभक्ति में, कि जैसे नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वदा, अलम, वसट, योगाच, कुछ अव्यय पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इसलिए पहले जो अव्यय अपन यहाँ पे पढ़ लेंगे, तो बाद में यदि अव्यय का जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्या है? बहुत आसानी से समझ में आएगा। बात कर रहा हूं मैं विशेषण विशेष्य की। अब विशेषण विशेष्य में क्या होता है कि जैसे समास की बात करेंगे अपन, जहां पे समास पढ़ेंगे कि जैसे मान लो अविभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, वहां पे पढ़ेंगे अपन। तो तत्पुरुष के अंदर अपन एक समास पढ़ेंगे, कर्मधारय समास। क्या पढ़ेंगे? कर्मधारय समास। तो वहां पे कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य की बात आती है, तो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य की चर्चा यहाँ पे आसानी से हो जाएगी, जिसके माध्यम से अपन विशेषण विशेष्य को आसानी से समझ जाएंगे। क्योंकि एक प्रश्न आएगा अपने विशेषण विशेष्य में से, एक प्रश्न आएगा अपने अव्यय में से, एक प्रश्न आएगा अपने उपसर्ग में से, और एक प्रश्न आएगा छंद में से। अपन जो अपने संस्कृत के जो 22 उपसर्ग है, 22 उपसर्गों की बात करेंगे विस्तार से अपन। तो उपसर्गों की जो बात करेंगे, यहाँ पे उपसर्ग के रूप में अपने को संधि युक्त जो पद होगा वो लगभग यहाँ से ज्यादा पूछता है संस्कृत में। तो अपन जो यहाँ पे संधि पढ़ेंगे, अब संधि में क्या कि यहाँ पे अपन कुछ उपसर्ग वाले शब्द हैं यहाँ पर ज्यादा लेंगे अपन, तो क्या कि उपसर्ग है आसानी से समझ में आ जाएंगे, तो अपना आधार यही रहेगा। उसके बाद में छंद की बात करेंगे। अब देखो छंद की बात करेंगे ना, तो एक क्वेश्चन आएगा अपने छंद का, यानी एक प्रश्न छंद का आएगा। पिछली बार जो रीट का जो सिलेबस था, उस रीट के सिलेबस में प्रश्न जो अपना जो गद्यांश पद्यांश दिया था, उस गद्यांश जो पद्यांश था उसमें से डायरेक्ट उसने श्लोक के बारे में पूछ लिया कि इसमें कौन सा छंद है, ये प्रश्न यहाँ से पूछता है छंद का। तो नॉर्मल अपन छंदों की बात करेंगे, 10, 12, 15 जो छंद है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और छंदों की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक नॉर्मल क्वेश्चन है, एक आता है यहाँ पे लघु गुरु का ज्ञान है मात्र, सिंपल है बिल्कुल, यहाँ पे मात्रिक है, वार्णिक है, उन छंदों की विस्तार से यहाँ पे चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। अब इसके बाद में देखो थोड़ा सा आता है यहाँ पे अपने अनुवाद, अनुवाद और अशुद्धि संशोधन, अनुवाद और अशुद्धि संशोधन। अब यहाँ पे जो अनुवाद और अशुद्धि संशोधन है, और अनुवाद और अशुद्धि संशोधन की बात करेंगे अपन कहां से? यहां से। यदि अपन को शब्द रूप का ज्ञान हो गया, धातु रूप का ज्ञान हो गया, लकार का ज्ञान हो गया, साथ में सर्वनाम का ज्ञान हो गया, लिंग वचन का ज्ञान हो गया, तो जो अपने शुद्ध अशुद्ध जो पूछेगा वो शुद्ध अशुद्ध का यहाँ से ज्ञान अपन को आराम से हो जाएगा। क्योंकि कारक जहां पे अपन पढ़ेंगे, कारकों के साथ में अपन अनुवाद भी पढ़ेंगे, शुद्ध अशुद्ध भी पढ़ेंगे, उसमें द्वितीय विभक्ति आ रही है, जैसे मान लो कि किसके योग में द्वितीय होती है, जैसे मैं बात करूंगा कि अभितय, परितय, समया, निक्षा, इन अव्यय के योग में हमेशा द्वितीय होती है। तो जो अभितय की अपन बात करेंगे, उस अभितय के हिसाब से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और यहाँ पे शुद्ध बात की करेगा, शुद्ध शुद्ध का तो कारक का आधार पे होगा, वही विभक्ति के आधार पे होगा। अपन को लिंग वचन का ज्ञान है, कारक विभक्ति का ज्ञान है, तो अपन शुद्ध अशुद्ध आराम से कर लेंगे और अनुवाद भी आराम से कर लेंगे संस्कृत में, ठीक है। देखिए अब इससे आगे थोड़ी सी बात करूंगा मैं। देखो जो अपना ये जो व्याकरण वाला भाग है, इस व्याकरण भाग से देखो यहाँ से एक बात और होती है थोड़ी सी, एक तो होती है गद्यांश की, एक बात होती है पद्यांश की, एक गद्यांश और एक होता है पद्यांश। गद्यांश में से 5 प्रश्न आएंगे और पद्यांश में से 5 प्रश्न आएंगे। यानी जो गद्यांश भाग है और जो पद्यांश भाग है, उसमें से जो 5-5 प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न पूछेगा व्याकरणिक भाग से। किससे पूछेगा? व्याकरणिक भाग से। अर्थात व्याकरण वाला जो अपना भाग है, इस व्याकरण भाग में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिकों के अंदर से यहां से पूछेगा गद्यांश पद्यांश में से। कि जैसे मान लो गद्यांश दे रखा है, गद्यांश में से उसने कोई शब्द उठा लिया और शब्द उठा के बोलेगा इसमें कौन सी संधि है, कौन सा इसमें लिंग है, कौन सा वचन है, इसमें सर्वनाम है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा समास है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है,
कौन सा अव्यय है, ये चीजें पूछेगा यहाँ से। यानी जो गद्यांश और पद्यांश का जो 5-5 जो क्वेश्चन आएंगे, वो अपने जो 5-5 क्वेश्चन पूछेगा वो अपने व्याकरणिक भाग से पूछेगा। तो अपन को इनको अलग से नहीं समझना है, यानी इनको अलग से नहीं समझना है, केवल मात्र अपन को समझना है इस व्याकरण भाग को। क्योंकि व्याकरण भाग को पढ़ लेंगे तो यहाँ से जो अपना गद्यांश और पद्यांश वाला जो एक दो बात करता है वो यहाँ से बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, क्योंकि ये जो अपना आधार यही है। अब देखो संस्कृत में जिस तरीके से मैं, जितना मेरे को अनुभव है, मैं वो जो मेरा अनुभव है मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ, ये आपके ऊपर होती है। कि जैसे मान लो सबसे पहले अपन ये नहीं कि संधि स्टार्ट कर दी, समास स्टार्ट कर दिया, प्रत्यय स्टार्ट कर दिया, या फिर जैसे मान लो विशेषण विशेष से पहले पढ़ा दिया, नहीं पढ़ सकते अपन। अब वे पहले नहीं पढ़ सकते अपन, और यहाँ पे उपसर्ग है पहले नहीं पढ़ सकते अपन, क्योंकि इसका संधि में हो जाएगा ज्ञान इनका। तो अपन को सबसे अपन को एक ही दिमाग में रखना है कि इस सेगमेंट से पढ़ना अपन को। जैसे मान लो सामान्य परिचय पढ़ेंगे, है ना, फिर अपनी वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे, वर्णमाला के बाद में अपन उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान के बाद में अपन यत्न पढ़ेंगे, और यत्न के बाद में अपन संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे। यानी अपन को इसी क्रम से पढ़ना है। पुस्तकों में चाहे कैसे भी दे रखा हो, लेकिन अपन को यदि संस्कृत को सबसे सिंपल बनाना है, सरल बनाना है, तो अपन को इस तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इस तरीके से पढ़ेंगे तो अपना जो सिलेबस है संस्कृत का भाषा के रूप में, जो अपना जो स्कोर है, ये स्कोर बहुत ही उच्च होगा। तो उसका रीजन यही होगा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का लोग चयन करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए। और लोग क्या कि पहली बार संस्कृत पढ़ते हैं, और पहली बार जो कोई संस्कृत पढ़ रहा है वो इस तरीके से पढ़ता है यदि, तो उसको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगी और समझ में भी आसानी से आएगी। 5 बात हो गई। फिर देखो छठी बात अपनी यहां से इस तरीके से पढ़ेंगे, शब्द रूप पढ़ना है, धातु रूप पढ़ना है, शब्द रूप धातु रूप। अब देखो शब्द रूप में यहाँ पे सर्वनाम की बात आ गई, है ना। अब इसको 8 नंबर डालेंगे अपन, और यहाँ पे लकार की बात आ गई, लकार की बात हो जाएगी अपने धातु रूपों के अंदर। किसमें हो जाएगी? धातु रूपों के अंदर। फिर यहाँ पे जो लिंग की और वचन की बात है, लिंग और वचन का ज्ञान भी अपन को यहाँ पे शब्द रूप और धातु रूप में हो जाएगा। 8 हो गया। अब देखो फिर नंबर 9 पे अपन को पढ़नी है संधि, नंबर 10 पे पढ़ना अपन को समास, नंबर 11 पे पढ़ना अपन को कारक, नंबर 12 पे पढ़ना अपन को प्रत्यय, और यहाँ पे नंबर 13 पे पढ़ना अपन को विशेषण विशेष्य, नंबर 14 पे पढ़ना अपन को अव्यय, 15 पे पढ़ना है उपसर्ग, और 16 पे पढ़ना अपन को छंद, और 17 पे अपन जो अपना पूरा जो सिलेबस है इसकी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। जो पूरा सिलेबस है ये कवर होता हुआ जाएगा, और इसके माध्यम से अपन आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मैंने बताया उसी तरीके से यदि पढ़ोगे तो अपना जो 18 या 20 नंबर है जो व्याकरणिक भाग है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट। यहाँ से क्योंकि संस्कृत है, संस्कृत में बहुत सबसे छोटा सिलेबस है। अपन जो रीट के लेवल की बात करते हैं तो रीट के लेवल में केवल मात्र यहाँ पे जो सिंपल जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि जैसे मान लो उच्चारण स्थानों में से हो, यत्न में से हो, संज्ञा प्रकरण में से हो, वर्णमाला में से हो। अब जैसे वर्णमाला की बात करें अपन, तो वर्णमाला के अंदर से पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था कि संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, और उसका आंसर था 63-64। अब जो 63-64 होते हैं वो यहाँ पे अपन स्वर और व्यंजन है, क्या है? स्वर और व्यंजन है। इन स्वर और व्यंजनों के स्वर स्वरों के भेद, व्यंजन व्यंजनों के भेद, उसको अपन कंप्लीट करते हैं तो अपने यहाँ पे संस्कृत में वर्णमाला में वर्णों की संख्या हो जाती है 63 या 64। वो 63-64 होने का कारण, 63-64 होने का कारण केवल मात्र एक लृ है। क्या है? लृ। लृ की वजह से यहाँ पे केवल मात्र या तो 63 या 64 अलग अलग होंगे, नहीं तो या तो 63 होते या 64 होंगे। इस प्रकार से अपना जो संस्कृत का जो सिलेबस है इसको समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए यदि सर्वोत्तम स्कोर करना है तो अपन को। अब व्याकरणिक भाग के बाद में, व्याकरणिक भाग के बाद में इधर बात करते हैं अपने शिक्षण विधियों की। किसकी बात करते हैं? शिक्षण विधियों की। अब आज की जो अपनी कक्षा है, आज की जो अपनी कक्षा है इसके अंदर केवल अपन को व्याकरणिक भाग को समझना है, और व्याकरणिक भाग में से जो इसके साथ में जो अपना जो गद्यांश और पद्यांश दे रखा है इस गद्यांश और पद्यांश को समझना है। क्योंकि जो गद्यांश और पद्यांश होगा वो गद्यांश पद्यांश जो अपना व्याकरणिक भाग है उसके अंदर से होगा, और व्याकरणिक भाग के जो जो तत्व इसमें दे रखे हैं, संधि है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, कारक है, ये इसके अंदर दे रखे हैं, उसी में से उठा के जो यहां से पूछेगा पद्यांश में से, कि जैसे मान लो पद्यांश में से कोई दे दिया, उसने कोई शब्द उठा लिया कि इसमें कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है
है, कौन सा लकार है, ये यहाँ से पूछ लेता है वो। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से समझना चाहिए। और जो अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा, क्योंकि अपना जो पहली क्लास है आज ऑनलाइन की जो पहली क्लास है, इसमें कुछ समस्या आ रही होगी, लेकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी पहली बार आज ऑनलाइन आया हूँ, तो थोड़ा ऐसे लग रहा है कि ऑफलाइन क्लास का अलग होता है, ऑनलाइन क्लास का अलग होता है। तो मेरे को भी कुछ थोड़ा सा ऐसे हो रहा है कि मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं भी कोशिश करूँगा अगली जो क्लास होगी उसमें और थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। और जो अपना जो नेक्स्ट होगा उसकी मैं बारे उसमें बात, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बात करेंगे अपने शिक्षण विधियों की। किसकी बात करेंगे? शिक्षण विधियों की। तो ये अपन को समझना चाहिए। और मेरा विशेष आग्रह है आपसे, आप कहीं भी पढ़ो, कोई भी पढ़ो, किसी भी कोचिंग का वीडियो देखो, पढ़ो, लेकिन आप यदि इस तरीके से पढ़ते हो, आप संस्कृत का सिलेबस जो आप पढ़ते हो, यदि आपको संस्कृत भाषा में जो रीट है उसके अंदर यदि सर्वोत्तम स्कोर करना है संस्कृत में, तो आपको इस तरीके से ही पढ़ना है। सबको अपन आगे जो जो वीडियो अपने आएंगे, अपलोड होंगे, अपन पढ़ेंगे, वहां पे विस्तार से चर्चा होगी सबकी। लेकिन आज की कक्षा का मतलब है, अपना उद्देश्य ये है कि सबसे पहले अपने दिमाग में जो अपना सिलेबस है, ये सिलेबस आंखों में होना चाहिए कि पहले मुझे ये चीज पढ़नी है, सामान्य परिचय पढ़ना है, सामान्य परिचय में त्रिमुनि, पाणिकात्ययन, पतंजलि का जो परिचय है वो पढ़ना है, वर्णामाला पढ़नी है, उच्चारण स्थान पढ़ना है, यत्न पढ़ना है, संज्ञा प्रकरण पढ़ना है, फिर शब्द रूप, धातु रूप, ये चीजें अपन को कंटिन्यू, मैंने नंबर भी डाल दिए सबके, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अपन को ये चीज लिखनी है कॉपी में भी, पहले पेज में, क्योंकि अपना पहला वीडियो दूसरा वीडियो इसका नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपन को ये चीज समझ में आनी चाहिए, इसके बाद में सारी चीजें पढ़ेंगे। मैं जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। यदि कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो तो जो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें और कोशिश करेंगे सुधार करने की। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप, यदि आपको अच्छा पढ़ना है, बेस्ट स्कोर करना है, तो जग्गू का जीके हब चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइबर करे और एक दूसरे लोगों तक पहुंचाए इसको, जिसके माध्यम से अपने सारे वीडियो अपलोड होते रहेंगे। इसमें जो इनके टॉपिक, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे अपन, और टॉपिकों के साथ में इनके अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे साथ में सोल्व। जैसे टॉपिक पूरे होंगे, अपना लगभग पेपर होगा, उसमें साथ में टॉपिक सॉल्यूशन होगा पेपर का टॉपिक वाइज। इससे क्या है कि अपने को कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। पहले कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए, अब कैसे पूछ सकता है या कैसे पूछेंगे या पूछ लिया, जो भी XYZ है वो इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि पहली क्लास मेरी देखी आपने। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे शिक्षण विधियों की। आज वाला भाग है जो व्याकरण भाग है, इस व्याकरणिक भाग की बात कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बात करेंगे अपन शिक्षण विधियों की, और उसके बाद में जस्ट अपन कंटिन्यू टॉपिक वाइज स्टार्ट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें सभी के साथ में। नमस्कार दोस्तों।